कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीहत झेल चुकी कांग्रेस इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई है। राहुल ने जय सरगना को मसूद अजहर जी कह दिया, इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जय सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र कर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन निशाना साधते साधते खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मसूद अजहर को सम्मान दिए जाने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे दुर्भाग्य करार दिया और साथ ही इसकी भर्त्सना करते हुए कांग्रेस के आगे और बेनकाब किए जाने की बात कही। हमें लगता था कि राहुल गांधी अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दरबारी हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। तो दरबार संस्कृति में सिर्फ राग दरबारी ही बचता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? दिग्विजय सिंह ने पहले क्या कहा था? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद मुंबई के आतंकवादी हमले को हाफिज सईद साहब। इससे बड़ी पीड़ा की बात हो नहीं सकती है। मैं राहुल गांधी की भर्त्सना करता हूं, पूरे कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करता हूं और देश के सामने हम कांग्रेस पार्टी को और बेनकाब करेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश की पूरी भावना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा तिरस्कार किया है और अपने वक्तव्य से, अपनी टिप्पणी से देश को शर्मिंदा किया है। मसूद अजहर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और वहीं यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की आदत बन गई है कि देशभक्तों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, देश के प्रधानमंत्री को गाली और आतंकवादियों को ताली। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले हाफिज सईद साहब कहा कांग्रेसी ने, फिर ओसामा जी कहा गया
ओसामा बिन लादेन को। अब हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, हमारे सीआरपीएफ के जवानों का कातिल मसूद अजहर को मसूद अजहर जी, आप प्रधानमंत्री के लिए मंच से गाली और मसूद अजहर को ताली। पुलवामा के हत्यारे मसूद अजहर को जी कहना ये बहुत शर्मनाक है, ये देश का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म कांग्रेस अध्यक्ष में है तो उन्हें देश की जनता से और जो शहीद हुए हैं, जो जैश के हमले में शहीद हुए थे, पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। इधर देवरिया में शहीद की पत्नी ने राहुल गांधी के मसूद अजहर को जी कहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी जी जो जी का शब्द लगाए हैं, हमारे पति शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें तो बहुत दुख की बात है। हम सुने हैं तो एक नेता होके ऐसे आतंकवादियों की तरफ से ऐसे जी शब्द लगा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। काम के दम पर बाकी नेताओं से इतर अपनी छवि बनाने वाले गडकरी ने इस बार नेताओं और उनकी शिक्षा पर तंज कसा है। जो मेरिट में आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना ही कोई भूमिका, बस सीधा अटैक। लेकिन अटैक किसी विपक्षी नेता पर नहीं। इस बार लपेटे में भारतीय राजनेताओं की पूरी जमात है। जो मेरिट में आता है वो आईएएस ऑफिसर होता है, जो फर्स्ट क्लास में पास होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, और जो 3 बार फेल होता है वो मिनिस्टर होता है। गडकरी का ये तंज किसी एक पार्टी के नेताओं पर नहीं, बल्कि अनपढ़, बदतमीज और एक गैर जिम्मेदार शख्सियत की छवि गढ़ने वाले उन तमाम नेताओं को आईना है जो विकास को अंगूठा दिखाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। जाहिर है काम के दम पर अपनी पहचान रखने वाले नेता नितिन गडकरी का ये बयान किसी को भी रास नहीं आ रहा होगा, फिर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष। बिंदास गडकरी के कड़े बोल। फर्स्ट क्लास अफसर, नेताजी फेल। गडकरी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने की खबरों को भी एक बार फिर से विराम दिया और कहा कि उनके लिए देश सेवा ही सर्वोपरि है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेताओं के बीच गडकरी अपनी अलग पहचान रखते हैं और इसकी तस्दीक विपक्ष के रवैयों से भी कई बार जाहिर हुआ है। लेकिन सियासत का एक सबक है, दुश्मनों का पसंदीदा घर का भेदी कहलाता है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष की तारीफ पाने वाले गडकरी की ये बेबाकी कहीं उनकी अपनी पार्टी पर तो भारी नहीं पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चुनाव की तारीख के साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। अपनी अपनी सुविधा और मौके के मुताबिक नेता एक पाले से दूसरे पाले में छलांग लगाने लगे हैं। जहां तरक्की पर बल, वही अपना दल। जहां न मिला टिकट, वहां से लिए कट। जहां मिला मौका, नेताजी ने मारा चौका। दल बदल का खुला खेल। तीन जगह, तीन तस्वीरें, लेकिन कहानी का मजमून एक। मौके के मुताबिक तीनों जगहों पर नेताजी अपनी पार्टी बदल रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी की और दावा किया कि अभी और खेला जाएगा ये दल बदल का खेल। देखिए, काल परसों में और बड़ा बड़ा आदमी वो ज्वाइन करेगा। आतंक खत्म हो रहा है और वो लोग सब तृणमूल छोड़ के भाग रहा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की मौजूदगी में दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में जिन्होंने अपनी पार्टी बदली है वो हैं डॉक्टर गौतम घोष, कांग्रेस से बीजेपी, राकेश कुमार सिंह, कांग्रेस से बीजेपी,
देवयानी दास गुप्ता टीएमसी से बीजेपी, गौतम घोष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, राकेश कुमार सिंह कोलकाता कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो वहीं देवयानी दास गुप्ता तृणमूल कांग्रेस के लीगल सेल को देखती थी। पश्चिम बंगाल में अब ये लोग बीजेपी के लिए काम करेंगे। कल तक ये जिस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए थे, अब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए पश्चिम बंगाल में क्यों पाला बदलने की होड़ मची है। बंगाल का कुचबिहार से काकद्वीप तक जो आदमी है सब लाइन देके क्यों कलकत्ता में क्यों दिल्ली में सब भाजपा में शामिल है। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए राकेश कुमार सिंह पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी के हाँ में हाँ मिला रही है। वो वही बोल रही है जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी कह रही है। ऐसे में टीएमसी से टक्कर लेने के लिए उन्हें दल बदलना पड़ा है। सुनिए अपने केस को लेकर क्या कह रहे हैं राकेश कुमार सिंह। एक भी मर्डर केस और एक भी ऐसा केस नहीं, और सब केस मेरा पॉलिटिकल केस है। मैं तो खुल के बोला कि मेरे ऊपर में 42 केस है, लेकिन 42 केस जो भी है रास्ता घेराव का केस है। 40 केसेस जो है मेरा जो है वो आंदोलन का केस है। कांग्रेस को सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि गुजरात में भी झटके लग रहे हैं। सोमवार को पार्टी को दोहरा झटका लगा। विधायक जवाहर चावड़ा के बाद सौराष्ट्र के एक और कांग्रेसी विधायक पुरुषोत्तम सांवरिया बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर जामनगर ग्रामीण से विधायक रहे वल्लभ भाई धरविया के भी इस्तीफे की बात सामने आई है। खबर है कि वल्लभ भाई भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, तो वहीं वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्ता में सेंधमारी करना चाहते हैं। तेलुगु एक्टर और कॉमेडियन अली ने वाईएसआर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अली ने पार्टी के अध्यक्ष और राज्य में विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई थी। दल बदल का ये खेल ना तो नया है न ही आखिरी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय ककड़े ने रविवार को ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देश में काम करेंगे। दरअसल संजय को पुणे से लोकसभा का टिकट चाहिए था, जो बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया था, तो संजय ने पाला बदल लिया। मतलब साफ है, विचारधारा की बात अब बेईमानी है। अब तो मौका परस्ती ही सियासत की असली कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही रमजान को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ कई पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने रमजान के दिनों में मतदान पर ऐतराज जताया है। क्या रमजान की वजह से मतदान पर असर पड़ेगा? क्या रोजे की वजह से मुसलमानों को वोट देने में दिक्कत होगी? क्या मुस्लिम वोटरों को रोकने के लिए रमजान को चुना गया? ऐसे कई सवाल हैं जिससे मौजूदा सियासत सुलग उठी है। जमहूरियत का हवाला देकर जवाब मांगा जा रहा है। चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। रमजान में मुसलमानों को वोट डालने के लिए मजबूर मत करो। कि गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमजान के बारे में क्या मालूम? लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली, बंगाल में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद करीम और दिल्ली में आप विधायक अमानुल्लाह को रमजान के दिनों में मतदान की 3 तारीखों पर ऐतराज है। दलील ये है कि रमजान के महीने में वोट डालने में करोड़ों रोजेदारों को परेशानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस समय रमजान है और ये 3 जगह जहाँ पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। 10 दिन पहले इलेक्शन शुरू हो सकता था। इन्होंने जानबूझ करके 7 फेज में इलेक्शन किया और 3 फेज को रमजान में लेकर आए और उन जगहों पर 3 फेज में इलेक्शन होना है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि इन आरोपों पर विवाद भी है। अल्पसंख्यक समुदायों की हक हुकूक की राजनीति करने वाले दूसरे लोगों ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, चाहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हों
या यूपी में बीजेपी के मंत्री मोहसिन रजा, या फिर कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता जफर सरिसवाला, सबने एक मुंह से चुनाव की तारीख पर उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोजा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोजा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रोजा और रोजे से इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, और ये तो एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक चुनाव होता है। हमारा धर्म तो नहीं रोकता है इस चीज के लिए। अगर धर्म नहीं रोकता और एक धर्मगुरु ही अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान है, और इस सब चीजों से बचना चाहिए। तो रमजान में मुसलमान जो है कोई भी अपना काम रमजान की वजह से, रोजे की वजह से आगे पीछे नहीं करते, वैसे ही चलता है। तो वोट देना कौन सी बड़ी बात है? रमजान में मतदान की तारीख को लेकर एक पक्ष को ऐतराज है, जबकि दूसरे पक्ष ने रमजान के नियमों का हवाला देकर ही इसका समर्थन किया है। अब सवाल है कि तारीख को लेकर आपत्ति क्या है। दरअसल 5 मई को मुसलमानों के सबसे पवित्र महीने माह रमजान का चांद देखा जाएगा। अगर चांद दिख जाता है तो 6 मई से रोजे शुरू होंगे। रोजे के दौरान देश में 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा। इसी को लेकर विवाद है। कई मुस्लिम नेताओं को इसी को लेकर आपत्ति है। सवाल ये भी है कि क्या सच में रमजान से परेशानी होगी या फिर तारीखों का बहाना बनाकर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 2019 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का पेच अभी भी बरकरार है। दावेदारी के बीच इधर लेफ्ट पार्टियां यहां तक कहने लगी हैं कि अब देरी से नुकसान हो सकता है। – 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों का पेच बरकरार है। लेफ्ट लगातार सीटों पर दावेदारी दे रहा है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर कुछ भी साफ नहीं है, लिहाजा अब नुकसान की आशंका सताने लगी है। समय बहुत नहीं है और जल्द एक बात हो जानी चाहिए। गठबंधन अगर बन सकता है एक सही ढंग से तो बने, और नहीं तो अगर यूपी में जैसे अलग अलग ढंग से लोग लड़ रहे हैं, तो बिहार में भी अगर अलग अलग लड़ना चाहे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल CPI-ML की डिमांड आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर और पाटलिपुत्रा है, जबकि CPI की डिमांड है बेगूसराय, मधुबनी, मोतिहारी, खगड़िया, बांका और गया, जिसमें बेगूसराय सीट पर कन्हैया के नाम का ऐलान पार्टी ने पहले ही कर दिया है। वहीं CPI-M की मांग उजियारपुर सीट को लेकर है। इसमें हमारी पार्टी का, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का शुरू से ही रहा है कि उजियारपुर सीट हम हर हालत में लड़ना चाहते हैं, और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी, लालू यादव से भी बातचीत किया है, और हमको लगता है कि अब ये निर्णय हो जाना चाहिए, और हमको उम्मीद है। CPI ने साफ किया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मात देना है। सम्मानपूर्ण समझौता होगा तो हम लोग मोर्चा बना के निश्चित रूप से चाहते हैं। भाजपा को हराना है तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फोर्सेस का मोर्चा बनाना है, और तभी हम इसको हरा सकते हैं। चुनाव में बस चंद दिन बाकी हैं, लिहाजा अब अगर फाइट का फाइनल फार्मूला सामने नहीं आया तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों की दिक्कत बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज गया और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी दलों की कोशिश जनता को अपने पाले में करने की है। पाकिस्तान में एयर इंडिया फोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा, जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां सियासी समर में एक दूसरे को मात देने की कोशिशों में जुट गई है। हर पार्टी यही जुगत में लगी हुई है कि वो वोटरों की पहली पसंद बने, जिसमें एनडीए बाजी मारती दिख रही है। एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने से रुकी कांग्रेस छोड़ने वाले नेता विनोद शर्मा भी यही मानते हैं। जब हमारे जैसे लोगों को बुरा लग रहा है तो आम जनता को तो निश्चित, और आम जनता के दबाव में हमको सोचना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ता है, नेताओं को सोचना पड़ता है। भले ही बड़े नेता आंख पर पट्टी बांध ले, उससे तो सच्चाई नहीं छुप सकती।
मतलब एनडीए के तरफ नेताओं का रुझान हुआ है एयर स्ट्राइक के बाद? निश्चित रूप से होता ही है, कोई नई बात नहीं है। जो एनडीए हो चाहे हमारा महागठबंधन होता उस समय, वो भी हम भी करते सरकार में, मनमोहन सिंह जी भी करते तो अभी तक फायदा मिलते रहता। नहीं कर पाए हम, आश्चर्यजनक बात। एनडीए और पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ने से जहां बीजेपी गदगद है, वहीं कांग्रेस तिलमिला गई है। साथ ही बीजेपी पर तंज कस रही है। जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करना, एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करना, सबूत मांगना, ये न देश की जनता को पसंद आ रहा है और न राष्ट्रभक्त नेताओं को पसंद आ रहा है। तो जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होगी वो पार्टी से ऊपर सोचेंगे और स्वाभाविक है वैसे लोग कांग्रेस से, बाकी दलों से किनारा लेकर के देश हित में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही देश की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने किया है, तो उसकी तुलना में तो इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक बहुत छोटा था। तो यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में भ्रम फैलाने की कोशिश करके कांग्रेस को कटघरे में कराना चाहती है, लेकिन देश की जनता उनके इरादों को भांप गई है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक ने एनडीए को फ्रंट फुट पर ला दिया, लेकिन सभी मायनों में एनडीए को इसका कितना फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के बाद भी सामने आ पाएगा। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।